हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम तो आपको पता ही है। तो आपके बिजनेस स्टडी के ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ में, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपका ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेके आया हूँ जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कहते हैं, ठीक है। और ये हिंदी मीडियम में, अगर हिंदी मीडियम आपको ना पता हो कि ऑब्जेक्टिव्स को क्या कहते हैं तो मैं बता दूं आपको कि ऑब्जेक्टिव्स को हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सीरीज लाया हूँ वो आपको पता है कि हिंदी मीडियम में ही है। तो आज की आपके सीरीज की वीडियो में मैं आपके आपके चैप्टर 6 यानी कि नियुक्तिकरण के साथ हाजिर हूँ। अगर इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप इससे पहले के ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चैप्टर से देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके चैप्टर से देख सकते हैं, उसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और केस स्टडी की वीडियोस की भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे रखी है। तो चलिए अब वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नियुक्तिकरण का कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा नियुक्तिकरण का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए नियोजन, ऑप्शन बी भर्ती, ऑप्शन सी चयन या ऑप्शन डी प्रशिक्षण। बताइए नियुक्तिकरण का कार्य कौन सा नहीं है। तो आपको पता होगा कि नियुक्तिकरण का कार्य नियोजन नहीं है, क्योंकि नियोजन तो प्रबंध का कार्य है ना। नियोजन प्रबंध का कार्य है, नियुक्तिकरण का नहीं। और ये बाकी के जो तीनों हैं, ये तीनों ही नियुक्तिकरण प्रक्रिया के अंदर आते हैं। किस में आते हैं? नियुक्तिकरण प्रक्रिया। अगर आपको याद नहीं है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए, जाके इसको याद करें। 100% पेपर में ये आता ही आता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। नियुक्तिकरण कार्य अधीनस्थ प्रबंधकों की भर्ती, चयन, विकास, प्रशिक्षण एवं क्षतिपूर्ति से संबंधित है। यह कथन किसका है? जो नियुक्तिकरण है वो अधीनस्थ प्रबंधकों की भर्ती, ठीक है, चयन, विकास, प्रशिक्षण एवं क्षतिपूर्ति से संबंधित है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए थियो हेमन, ऑप्शन बी डाइमर, ऑप्शन सी हेनरी फ्योल या ऑप्शन डी FW टेलर। बताइए ये कथन किसने कही है? तो जो ये कथन है वो थियो हेमन ने कही है। थियो हेमन का कहना है कि जो नियुक्तिकरण कार्य है वो अधीनस्थों प्रबंधकों की भर्ती करना, चयन, विकास, प्रशिक्षण एवं क्षतिपूर्ति से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा नियुक्तिकरण का कार्य है? निम्न में से कौन सा नियुक्तिकरण का कार्य है? तो आपको पता होगा कौन सा है। कौन सा है? चयन, क्योंकि संगठन तो प्रबंध का कार्य है और नियोजन भी प्रबंध का कार्य है, जो कि मैंने आपको पीछे अभी बताया था। तो नियुक्तिकरण का कार्य कौन सा है? इसमें चयन है, ठीक है। अगला प्रश्न, कर्मचारी की नियुक्ति की परीक्षा काल की अवधि हो सकती है। जो कर्मचारी को नियुक्ति करने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है उसके लिए उसके काल की अवधि कितनी हो सकती है ना। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 7। बताइए जो कर्मचारी नियुक्ति करने के लिए परीक्षा देता है उसकी अवधि कितनी हो सकती है? उसकी अवधि हो सकती है आपकी 2 बार। मिनिमम वो कम से कम 2 बार वो एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नियुक्तिकरण की विशेषताएं हैं। बताना है आपको कि नियुक्तिकरण की विशेषताएं इनमें से कौन सी हैं। ऑप्शन ए सतत कार्य है नियुक्तिकरण, ऑप्शन बी वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, ऑप्शन सी सभी प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यक है, ऑप्शन डी सभी। तो नियुक्तिकरण की विशेषताएं ये सभी हैं, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। ये सभी जो बातें बताई हैं ये सभी नियुक्तिकरण की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न, नियुक्तिकरण है, नियुक्तिकरण क्या है? ऑप्शन ए संगठन का भाग है, ऑप्शन बी कर्मचारी प्रबंध कार्य है, ऑप्शन बी प्रबंध का कार्य है, ऑप्शन डी सभी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? नियुक्तिकरण संगठन का भाग है, बिल्कुल है। ऑप्शन सी कर्मचारी प्रबंध कार्य है, बिल्कुल है। प्रबंध का कार्य है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। संगठन का भाग कैसे है? हम संगठन कब करते हैं? जब हमारे पास एक से ज़्यादा कार्य हो जाते हैं, ठीक है। सभी का अलग अलग विभाग स्थापित करते हैं, जब संगठन बन जाता है उसके बाद हम नियुक्तिकरण करते हैं ना। तो जो संगठन है, जो नियुक्तिकरण है वो संगठन का विभाग है, क्योंकि संगठन होगा तभी नियुक्तिकरण होगा, है ना। क्योंकि कर्मचारियों की आवश्यकता तो संगठन में ही पड़ती है ना। तो संगठन के अंदर हम नियुक्तिकरण का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए संगठन का विभाग होगा नियुक्तिकरण, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी सभी। इन सभी से रिलेटेड है, पर जो नियुक्तिकरण है वो इन सभी से
रिलेटेड है। कर्मचारी प्रबंध करता है, कर्मचारियों का प्रबंध करता है और प्रबंध का कार्य तो है ही, और संगठन का एक भाग भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी क्यों है संगठन का भाग। तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है, ठीक है। नियुक्तिकरण का उत्तरदायित्व किसका है? ऑप्शन ए निम्न प्रबंध का, ऑप्शन बी मध्य प्रबंध का, ऑप्शन सी उच्च प्रबंध का, या डी सभी का? बताइए। तो जो नियुक्तिकरण का उत्तरदायित्व होता है वो ऑप्शन बी आपका मध्य प्रबंध का होता है। किसका होता है? मध्य प्रबंध का। याद कीजिए, जब मैं आपको प्रबंध के स्तरों की बता रहा था, स्तरों के बारे में पढ़ा रहा था, उच्च स्तर, निम्न स्तर, मध्य स्तर, तो उसमें मैंने आपको मध्य स्तर में बताया था कि मध्य स्तर का कार्य होता है एक तो उच्च स्तर के क्रियाओं का विश्लेषण करना और कर्मचारी नियुक्ति करना। कर्मचारी नियुक्ति करने का मतलब क्या हुआ? नियुक्तिकरण करना, है ना। तो ये कार्य मध्य प्रबंध का है। अगला प्रश्न, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है। नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है, क्या है? ऑप्शन ए धन की बर्बादी, ऑप्शन बी आवश्यक, ऑप्शन सी विनियोजन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नियुक्तिकरण पर जो हम पैसा खर्च करते हैं वो क्या है? धन की बर्बादी है, आवश्यक है, विनियोजन है, या कोई नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी विनियोजन है, ठीक है। हम नियुक्तिकरण पर खर्च किए गए पैसे को बर्बाद नहीं कह सकते, ठीक है, उसको हम विनियोजन कहते हैं, ठीक है। हम उसको री इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, क्योंकि जिस चीज़ में हम पैसा लगा रहे हैं उस चीज़ से हमने पैसा मिलना है वापस, क्योंकि हम कर्मचारियों पर खर्च कर रहे हैं, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिससे कर्मचारी प्रशिक्षित होकर अच्छा काम करेंगे, तो उनके अच्छा काम करने से क्या होगा? हमारे कंपनी को ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है। इसलिए हम ये क्या कर रहे हैं? री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, विनियोग कर रहे हैं, विनियोजन कर रहे हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कर्मचारियों का प्रशिक्षण है। कर्मचारियों का प्रशिक्षण क्या है? ऑप्शन ए आवश्यक, ऑप्शन बी अनावश्यक, ऑप्शन सी अनिवार्य, या ऑप्शन डी सभी? बताइए। कर्मचारियों का प्रशिक्षण आवश्यक है, ठीक है। कर्मचारियों का प्रशिक्षण आवश्यक है क्योंकि जब तक वो प्रशिक्षित नहीं होंगे, गलत काम करेंगे, चोट पहुंचेगी, नुकसान होगा, बर्बादी होगी, है ना। तो उनको प्रशिक्षण देना आवश्यक है। अगला प्रश्न, विकास की विधियां हैं। विकास की विधियां हैं कौन कौन सी हैं? पहला पद हेरफेर, ऑप्शन बी अल्पकालीन पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी कार्य पर विकास, ऑप्शन डी सभी। विकास करने की विधियां क्या है? पद हेरफेर का मतलब कि स्थानांतरण, एक पद से दूसरे पद के ऊपर भेजना। अल्पकालीन पाठ्यक्रम, ठीक है, कार्य पर विकास, ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी सभी। इन सभी चीज़ों से ही विकास होता है, ठीक है। पद हेरा फेर मतलब एक पद से दूसरे पद में भेजने में विकास हो रहा है। अल्पकालीन पाठ्यक्रम जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए जाते हैं उनसे भी विकास होता है, और कार्य पर कार्य करते समय तो विकास ऑलरेडी होता ही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रशिक्षण एक डैश प्रक्रिया है। बताइए, प्रशिक्षण एक डैश प्रक्रिया है, फिल इन द ब्लैंक से। ऑप्शन ए चालू, नियमित, सतत, ऑप्शन डी कोई सा भी नहीं। तो आपको पता ही होगा कि प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, और इसके बारे में मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बार मैं आपको बता चुका हूँ। चैप्टर्स में भी मैंने आपको सतत के बारे में बताया है, सतत प्रक्रिया का मतलब क्या होता है बहुत अच्छे से समझाया है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कर्मचारी भर्ती के स्रोत। कर्मचारी भर्ती के कितने स्रोत हैं? 3, 2, 4 या 6? तो कर्मचारी भर्ती के स्रोत 2 हैं। कौन कौन से हैं? आंतरिक और बाहरी, ठीक है। कर्मचारी भर्ती के 2 स्रोत हैं, आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत। अगर आपको इन दोनों के बारे में नहीं पता तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ छठे चैप्टर का, उसको जाके पहले पढ़ें, तब उसके बाद इसके ऊपर आएँ। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है। मानव संसाधन प्रबंध यानी कि HRM, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको चैप्टर में ही बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है। HRM में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं? भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, या सभी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि जब मैं आपको चैप्टर 6 नियुक्तिकरण पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो ये HRM है इसके अंदर ही नियुक्तिकरण आता है। HRM अगर ये है तो नियुक्तिकरण इसका एक छोटा सा भाग है, ठीक है। तो नियुक्तिकरण के अंदर जो भी कार्य आते हैं वो सारे HRM के अंदर ही होते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी सभी। और अगर आपको HRM के बारे में नहीं पता तो आपको जाकर छठा चैप्टर देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगला प्रश्न के ऊपर आते हैं।
किसी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना होता है। एक कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना क्या होता है? ऑप्शन ए हस्तांतरण, बी त्याग, ऑप्शन सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए होगा आपका हस्तांतरण। क्या होता है? हस्तांतरण होता है कि एक कार्य से हटाकर कर्मचारी को दूसरे कार्य पर लगा दिया गया, तो इससे हस्तांतरण हुआ कि एक जगह से हटाया और इसको दूसरी जगह पर लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए हस्तांतरण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव संसाधन प्रबंध में शामिल होता है। प्रश्न इज रिपीटेड, लेकिन आपको इसका आंसर पता है। ऑप्शन डी नियुक्तिकरण होता है। नियुक्तिकरण क्या होता है? ऑप्शन ए नियोजन करना, ऑप्शन बी नियंत्रण करना, ऑप्शन सी निर्देशित करना, या ऑप्शन डी व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। तो नियोजन क्या होता है? व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। क्या होता है? क्योंकि ये सारे तो खुद कार्य हैं। नियोजन एक कार्य है, नियंत्रण कार्य है, निर्देशित करना भी कार्य है, डायरेक्टिंग है ना। तो नियोजन क्या बच गया? लास्ट ऑप्शन आपका, व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। नियुक्तिकरण का संबंध किससे है? नियुक्तिकरण का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मनुष्य से, ऑप्शन बी माल से, ऑप्शन सी उपकरण से, या ऑप्शन डी मशीनों से। बताइए नियुक्तिकरण का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, 1 नंबर में 100% हो सकता है पूछ लिया जाए। तो नियुक्तिकरण का संबंध मनुष्य से है, क्योंकि नियुक्तिकरण की परिभाषा क्या होती है? खाली पदों को भरना और उसको भरे रहने देना। तो खाली पद होते हैं, उनको किससे भरेंगे? मनुष्य से भरेंगे, है ना। तो नियुक्तिकरण प्रक्रिया है जो, नियुक्तिकरण कार्य है जो, वो मनुष्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, नियुक्तिकरण के तत्व कितने हैं? नियुक्तिकरण के तत्व कितने हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 2। तो जो नियुक्तिकरण के तत्व हैं वो आपके 5 हैं। ठीक है, नियुक्तिकरण के 5 तत्व हैं। तो अगर आपको नियुक्तिकरण के तत्वों के बारे में नहीं पता है तो एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कौन कौन से हैं। पहला है भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति और हस्तांतरण, स्थानांतरण। ठीक है, कौन कौन से हैं? भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति और स्थानांतरण। ये 5 तत्व हैं नियुक्तिकरण के। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नियुक्तिकरण के तत्व नहीं है? इनमें से नियुक्तिकरण का तत्व कौन सा नहीं है, बताइए। ऑप्शन ए भर्ती, ऑप्शन बी प्रबंध, ऑप्शन सी चयन, ऑप्शन डी प्रशिक्षण। तो आपको पता है कि ये प्रबंध है जो, ये नियुक्तिकरण का तत्व नहीं है, बल्कि जो प्रबंध है वो नियुक्तिकरण प्रबंध का एक कार्य है। बाकी के ये तीनों चीज़ें क्या हैं? नियुक्तिकरण के तत्व माने जा सकते हैं। माने क्या जा सकते हैं ही, मैंने आपको अभी तो बताया। भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति और स्थानांतरण, ये 5 नियुक्तिकरण के तत्व हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बाहरी स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए विज्ञापन, ऑप्शन सी कैंपस भर्ती, ऑप्शन सी सेवा वृद्धि, या ऑप्शन डी वेब प्रकाशन। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी स्रोत नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, मतलब कि आंतरिक स्रोत कौन सा है? तो ये विज्ञापन बाहरी स्रोत है, कैंपस भर्ती बाहरी स्रोत, वेब प्रकाशन बाहरी स्रोत, तो बचा क्या? सेवा वृद्धि। ये है आपका इसका आंसर, यानी कि ये आंतरिक स्रोत है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी स्रोत नहीं है, मतलब कि भर्ती का बाहरी स्रोत बोल रहा है, कौन सा नहीं है। तो ए है, ऑप्शन बी है और ऑप्शन डी है। जो सेवा है, ऑप्शन सी सेवा वृद्धि, ये आंतरिक स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, मतलब कि ये बाहरी स्रोत नहीं है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब संस्था के अंदर कार्यरत कर्मचारियों में से ही विभिन्न पदों पर भर्ती की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रश्न सही है, ठीक है आपके लिए। जब संस्था के अंदर के कर्मचारियों द्वारा ही भर्ती कर ली जाती है पद के लिए तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आंतरिक स्रोत से भर्ती, ऑप्शन बी बाहरी स्रोत से भर्ती, ऑप्शन सी सूचना स्रोत, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जब कर्मचारियों की भर्ती कर्म संगठन के अंदर से ही कर दी जाती है तो उसको हम आंतरिक स्रोत कहते हैं। आंतरिक स्रोत से भर्ती, ठीक है, संस्था के अंदर के ही कर्मचारियों की भर्ती की जाती है तो वो आंतरिक स्रोत की भर्ती है। मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र है। मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र क्या है? तो मानव संसाधन प्रबंध यानी कि HRM, ठीक है, और ये बात मैंने आपको पीछे भी बताई थी।
तो सभी हैं, ये प्रश्न रिपीटेड है, आपको पता है, कोई नहीं, इसका आंसर आपको पहले से पता है, ठीक है, पीछे करवा चुका हूँ मैं। अगला प्रश्न, भर्ती के स्रोत के अंतर्गत आते हैं, भर्ती के स्रोत के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? आंतरिक स्रोत आती है, बाहरी स्रोत आती है, दोनों आते हैं। ऑप्शन डी कोई नहीं, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, दोनों, आंतरिक और बाहरी स्रोत दोनों ही भर्ती के स्रोत हैं। नियुक्तिकरण प्रक्रिया के कितने कदम हैं? जो नियुक्तिकरण प्रक्रिया है उसके स्टेप कितने हैं आपको ये बताना है। तो इसके लिए आपको नियुक्तिकरण प्रक्रिया याद होना चाहिए, और मैं हर बार कह रहा हूँ ये नियुक्तिकरण प्रक्रिया आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ज़रूर नियुक्तिकरण, और एक और है चयन प्रक्रिया, ठीक है। नियुक्तिकरण और चयन प्रक्रिया इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो नियुक्तिकरण प्रक्रिया के कितने स्टेप्स हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। तो जो नियुक्तिकरण प्रक्रिया के चरण हैं उसमें 8 पॉइंट्स हैं, ठीक है, डी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कर्मचारियों में किसी विशेष कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने हेतु उसके ज्ञान एवं निपुणता में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। मतलब कि कर्मचारी को किसी विशेष कार्य से संबंधित कार्य कुशलता संपन्न करने के लिए उसे ज्ञान और निपुणता में वृद्धि की जाती है। उसकी ज्ञान और निपुणता में वृद्धि करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रशिक्षण का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रशिक्षण, ठीक है। प्रशिक्षण द्वारा ही एक कर्मचारी को किसी विशेष कार्य को करने के लिए उसमें कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए उसको ज्ञान और निपुणता में वृद्धि की जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका प्रशिक्षण। अगला, प्रशिक्षण की विधियां हैं। प्रशिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं? ऑप्शन है कार्य पर बदली प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, ऑप्शन डी सभी। बताइए प्रशिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, और ये भी मैंने आपको बताया था, और ये भी आपको इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट है। 100% प्रशिक्षण की विधियां पूछी जाएंगी। एक कार्य पर प्रशिक्षण होता है और एक कार्य पे पर प्रशिक्षण। कार्य पर बदली प्रशिक्षण का मतलब कार्य से हटकर प्रशिक्षण, ठीक है। और कार्य पर प्रशिक्षण का तो आपको पता है, और कार्य पर बदली प्रशिक्षण का मतलब है कार्य से परे प्रशिक्षण, ठीक है। और प्रशिक्षुता प्रशिक्षण का मतलब है संयुक्त प्रशिक्षण, ठीक है। तो बताइए आपको ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इसका, ये ऑप्शन डी होगा। सभी ये तीनों ही चीज़ें क्या हैं? प्रशिक्षण की विधियां हैं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 27 विकास का उद्देश्य। विकास का उद्देश्य क्या होता है? योग्यता में वृद्धि, श्रेष्ठ निष्पादन, पदोन्नति के अवसर। तो डी इज द करेक्ट आंसर। विकास करने के तीनों ही उद्देश्य हैं, है ना। अगला प्रश्न, कर्मचारियों का चयन होता है निम्न श्रेणी के अधिकारियों का, मध्य श्रेणियों के अधिकारियों का, उच्चतम श्रेणियों के अधिकारियों का। ऑप्शन डी सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सभी, ऑप्शन डी सभी। कर्मचारियों का चयन इन तीनों द्वारा ही किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कर्मचारियों का प्रशिक्षण है। कर्मचारियों का प्रशिक्षण क्या है? आवश्यक है, ठीक है। अगला प्रश्न, नियुक्तिकरण है। नियुक्तिकरण है, ये प्रश्न रिपीटेड है, इसका आंसर आपको पता है, ऑप्शन डी होगा सभी। नियुक्तिकरण इन सभी चीज़ों से रिलेटेड है जो कि पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न, नियुक्तिकरण है, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, आपको पता है इसका आंसर ऑप्शन डी है, व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। ये ऑप्शन प्रश्न 32, ये भी रिपीटेड प्रश्न हो गए हैं, मिस प्रिंट हो गए हैं, गलती से 2 बार प्रश्न आ गए, लेकिन कोई बात नहीं। इसका क्या आंसर है? 2, ऑप्शन सी 2। अगला प्रश्न, भर्ती की प्रकृति कैसी होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, लिख लीजिए कॉपी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ये बहुत कम टीचर्स आपको बता पाएंगे। भर्ती की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन बी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, ऑप्शन सी ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव, ऑप्शन सी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बताइए जल्दी बताइए, क्या हुआ इसका आंसर? ऑप्शन ए धनात्मक। भर्ती की प्रकृति पॉजिटिव होती है, धनात्मक। इसमें व्यक्तियों को बुलाया जाता है, खाली आओ आओ, सबको आओ, सभी आ जाओ जितने भी हैं, तो पॉजिटिव है ये, ठीक है, पॉजिटिव पद्धति है भर्ती। और चैप्टर के दौरान भी मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया था। अब अगला प्रश्न जो कि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चयन की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, बोथ या नॉन।
ये जो चयन की प्रकृति है वो नेगेटिव है। चयन की प्रकृति नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि इसमें कर्मचारियों को वापस भेजा जाता है। ठीक है, इसमें मोस्ट जो सबसे ज़्यादा कर्मचारी जो कुशलतापूर्ण होते हैं उनको रखा जाता है, बाकियों को वापस भेज दिया जाता है, इसलिए ये नेगेटिव है। और पॉजिटिव वाले में क्या बताया मैंने? पॉजिटिव वाले में इसलिए पॉजिटिव है वो क्योंकि उसमें कर्मचारियों को बुलाया जाता है, किसी को वापस नहीं भगाया जाता, इसलिए वो पॉजिटिव है और चयन नेगेटिव है। तो ये दोनों प्रश्न आपके लिए इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट है और मोस्ट हैं। और इसकी प्रक्रियाएं जो मैंने आपको बताई इस चैप्टर पूरे 6 चैप्टर में, नियुक्तिकरण प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया और ये दोनों प्रश्न जो मैंने अभी कराए ये दोनों, और प्रशिक्षण की विधियाँ, ठीक है, भर्ती के स्रोत, ठीक है। अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपको इस 6 चैप्टर से बहुत कुछ आ जाएगा और आप अच्छे खासे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और आपको इनसे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आपको लगता है कि इसका आंसर कोई और होगा, मैंने आपको गलत बताया, तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपको कंफर्म कर सकूं। और अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। लाइक करना वीडियो को ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपकी अगली वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।